हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। सीडीपी का ये मैं टॉपिक थर्ड करवा रही हूँ और इस टॉपिक को भी मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने वाली हूँ। वो छोटी सी छोटी बात पर जो है हम डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चंस बन सकता है। एकदम चीज़ें आप लोगों को बेसिक से समझाऊंगी जिससे कि कितना भी क्वेश्चन घुमा कर पूछे वो आप लोगों का गलत ना हो। तो देखिए, अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2, दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही नैतिक विकास के सिद्धांत से जो है क्वेश्चन आता ही आता है। पूरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं, तो चीज़ों को जो है एकदम अच्छे से हम जो है समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, चीज़ों को एकदम बेसिक से समझना चाहते हैं, सीडीपी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों से कहा था कि सीडीपी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उन सबको जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहले उसको करेंगे, फिर साथ में ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करती हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी जो है तैयार हो रहा है। तो चलिए, ये सब तो रही बातें, अब हम करते हैं काम की बात। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ये हैं लॉरेंस कोहलबर्ग और इन्होंने ही दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। ये जर्मन मूल के एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है बच्चों में नैतिकता का विकास किस प्रकार होता है इस पर जो है रिसर्च किया था। तो इसीलिए जो है कोहलबर्ग को जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। बच्चों में नैतिकता का विकास किस प्रकार होता है, इसके लिए जो है इन्होंने 4 साल से लेकर 16 साल के बच्चों पर रिसर्च किया था। ठीक है, इस रिसर्च के बाद ये रिसर्च जो था, कुछ बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, फिर उस कहानियों से ही रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस इनके होते थे और वो क्वेश्चन जो है नैतिकता पर आधारित होते थे। फिर बच्चों ने जैसा रिप्लाई करते थे, बच्चे क्योंकि हर एक स्टेज के बच्चे होते थे, 4 साल से 16 साल के बच्चे, तो हर बच्चा जो है किस प्रकार से उसका आंसर कर रहा है उसी पर जो है इनका आधारित था बच्चों में कि नैतिकता का विकास किस प्रकार होता है। इन सभी कहानियों में, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी, इन सभी कहानियों में एक कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी कहानी को लेकर जो है हम पूरा जो है इसका नैतिक विकास के सिद्धांत को समझेंगे। ठीक है, वो 2 मिनट की कहानी है, एक बार सुन लीजिए कि ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियर रहें, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन सब कहानियों में एक हिंज की जो कहानी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हिंज नामक का एक व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी की जो है तबीयत खराब होती है। जब वो डॉक्टरों के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर से बोलते हैं कि आपकी जो वाइफ है, वो जो मतलब आपकी जो पत्नी है, इनको एक जानलेवा बीमारी है और ये मतलब ये मौत के कगार पर है और इनको जो है एक ही दवा बचा सकती है। वो दवा जो है अभी यहाँ पे जो एक फार्मासिस्ट ने जो है क्या किया, उसकी खोज निकाली है। ठीक है, वो एक प्रकार का रेडियम है और उसकी खोज जो है फार्मासिस्ट ने निकाली है और वो दवा बहुत ज़्यादा महंगी है। अब यहाँ पे हिंज जो है परेशान हो जाता है कि भाई कैसे वो दवा मैं लूँ। तो वो फार्मासिस्ट से मिलने जाता है, उससे जाके फार्मेसी वाले के पास जाता है, तो उससे बोलता है कि मुझे ये दवा चाहिए। तो वो दवा में जितनी भी लागत, मतलब बहुत ज़्यादा उसका जो है उस दवा का जो रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है कि वो जो है हिंज दे नहीं सकता था। ठीक है, वो अपने रिश्तेदारों से, लोगों से, अपने दोस्तों से मांगता है उधार, फिर उसके बाद जो है लेकर जाता है और उसे बोलता है कि मैं कुछ पैसे जो है आपको बाद में दे दूंगा, अभी मेरे को ये दवा दे दीजिए क्योंकि मेरी पत्नी का जो है तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब उसको मतलब इसी दवा से वो बच सकती है। तो यहाँ पे जो है वो व्यक्ति मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा ये दवा, मतलब कि आप पूरा मुझे पैसा चाहिए। तो हिंद जो है वहाँ से चला जाता है। फिर वो सोचता है, क्योंकि उसको दवा तो ज़रूरी थी क्योंकि उसकी पत्नी को बचाना था, तो फिर रात में वो जाता है और वो क्या करता है, उसकी दुकान को तोड़ता है, वहाँ से दवा जो है चुरा लेता है। अब इसी पर आधारित जो है क्वेश्चन है, दवा जो है वो क्या कर लेता है, चुरा लेता है। और इसी कहानी को कोहलबर्ग ने कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों को, 4 से 16 वर्ष के जो है बच्चों को जो है वो क्या करता है, सुनाता है। बच्चों को जो सुनाता है, उसके बाद जो है नैतिकता पर आधारित जो है उससे उन्हीं बच्चों से कुछ प्रश्न करता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन को जान लीजिए। क्या हिंज को वो दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? 4 साल के 16 साल के बच्चे होते हैं। अब हर स्टेज के बच्चे अलग अलग इसका आंसर करते हैं। इसी पर आधारित जो है इनके जो है स्टेजेस हैं और इन्हीं स्टेजेस को जो है कई चरणों में बांटा गया है। इन सब पे हम जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सुन लीजिए। क्या हिंज को वो दवाई चुरानी चाहिए थी? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि दवा चुराना है एक गलत बात है। और यहाँ पे जो है 4 साल से 16 साल के बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाँ चुरा लेना चाहिए था क्योंकि उसे अपनी पत्नी को बचाना है। कुछ बोलेंगे कि नहीं चुराना चाहिए था, नहीं तो उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि चोरी करना तो बुरी बात है। तो यहाँ पे जो है नैतिकता पर आधारित जो है कुछ बच्चों से क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसमें क्या हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए थी,
क्या चोरी करना सही है या गलत है, अगर सही है गलत है तो क्यों है। इस पर क्वेश्चन उन बच्चों से किया था। क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी कर कर ही लाए। क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे क्यों मांग रहा है, क्योंकि वो बेसिक सा चीज़ है। वो दवाई इतना, अगर इतने पैसे मांगेगा, जिनके पास नहीं होगा तो उनको तो मौत के कगार पे, वो तो मर जाएंगे। क्या ऐसा कोई कानून नहीं जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके, क्यों और क्यों नहीं। ठीक है, ये जो पांचों क्वेश्चन है ना, ये पांचों क्वेश्चन जो है इन चरणों को जो है डिवाइड कर देते हैं। मतलब इन्हीं बच्चों द्वारा जो दिए गए उत्तर हैं, इन्हीं उत्तरों के आधार पर तीन अवस्थाएं जो है बताई गई हैं। तीन अवस्थाएं बताई गई हैं, मतलब सिद्धांत के स्तर बताए गए हैं। तीन सिद्धांत के स्तर हैं। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धांत के कितने स्तर हैं, तो याद रखिएगा 3 स्तर हैं और प्रत्येक के 2-2 चरण हैं। तो मतलब कितने चरणों में बांटा गया है, 6 चरण में। तो 3 अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं के बाद जो है कितने इनके चरण हैं, उनके 6 चरण हैं। प्रत्येक अवस्था को 2 चरणों में बांटा गया है। और आप ये मत सोचिए कि ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, इस पर आधारित क्वेश्चन आया है और लेवल 2 में आया है। देखिए कितना आसान सी बात है। और ये CTET पेपर 2 में जो है CDP में पूछा गया है। ठीक है, मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मेरा वॉइस अगर ज़्यादा तेज़ी हो रही हो तो थोड़ा सा बस मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मैं बोलते बोलते जो है ना, मैं थोड़ा तेज़ बोलने लगती हूँ। ठीक है, कोशिश यही है कि मैं थोड़ा सा आराम से आप लोगों को समझाऊं, कई बार हो जाता है। देखिए, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत को अगर आप लोगों को इसके पूरे सिद्धांत को समझना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इन्होंने, कोहलबर्ग ने जो 3 शब्द लेकर चीज़ों को वहाँ पे महसूस किया, मतलब 3 शब्द इनके द्वारा जो दिए गए हैं, पहले उसको समझें। सबसे पहले जो है इन क्वेश्चनों में जो है उन्होंने क्या महसूस किया कि बच्चों को जो है नैतिक दुविधा होती है। नैतिक दुविधा होता क्या है। अब नैतिक दुविधा मतलब कि बच्चों से जब क्वेश्चन किया तो उनको विकल्प चुनने में जो है, चयन करने में जो है असमंजस की स्थिति में आ गए। जैसे कि उनसे कहा गया क्या चोरी करना सही है या गलत, तो अब बच्चा सोचने लगेगा, असमंजस की स्थिति में आ गया, चोरी करना चाहिए या सही है या गलत, अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। मतलब इसमें असमंजस की स्थिति को क्या कहा गया है, नैतिक दुविधा। ठीक है, क्या कहा गया है, नैतिक दुविधा। अब समझ गए होंगे कि ए और बी में से किसका चयन करें। अगर सही, हम मान लो सही है कहते हैं तो ये तो भाई कानून के खिलाफ है, क्योंकि चोरी करना तो एक बुरी बात है। लेकिन अगर हम मतलब गलत कहते हैं तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो सही है, क्योंकि भाई जान बचानी भी जरूरी था, लेकिन वो भी आपका क्या साबित कर रहा है कि अगर आप चोरी करते हैं तो चोरी करने को प्रमोट किया जा रहा है, मतलब कि ये जो है कानूनी रूप से जो है ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे में जो है असमंजस की स्थिति जब पैदा हो जाती है तो उसे कहते हैं नैतिक दुविधा। इस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनकी दूसरी, जो इन्होंने दूसरा शब्द दिया था, नैतिक तर्क करना। कहने का मतलब है ए और बी में से किसका चयन करना है, इसके लिए जो उसके दिमाग में जो है चिंतन की प्रक्रिया चलती है, चिंतन करता है। अगर चोरी करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना है तो क्यों करना है, क्या हिंज को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी, मतलब इस टाइप के जो वो उस पर चिंतन करता है तो उसे कहते हैं नैतिक तर्क करना। क्या कहते हैं, नैतिक तर्क करना, ये तर्क करना है। ठीक है, नैतिक तर्क करना जब मतलब चयन करने के लिए जो उसके बीच दिमाग में उसके चिंतन करता है कि हमें क्या सही है क्या गलत है, इसको चूज करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, नैतिक तर्क करना। ठीक है, अब इसके बाद जो है नैतिक क्या है, व्यवहार। नैतिक व्यवहार, ये आप शब्द से ही क्लियर हो रहा होगा कि नैतिक तर्कों के बाद, मतलब जिस चीज़ का चयन किया उसके बाद चिंतन के बाद जब चयन करता है तो चयनित विकल्प को जो अपने व्यवहार में लेकर आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, नैतिक व्यवहार। उम्मीद करते हुए यहाँ पर जो है चीज़ें इतना जो है तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं इसके प्रत्येक स्तर पर, स्तर के फिर चरण को समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी CTET पेपर 1 या पेपर 2 की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको एक हेल्प मिल सके। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जो है आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और कोई भी आप लोगों को डाउट हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूंगी जवाब देने की। लेकिन हाँ, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, ज़रूर दीजिएगा। मैं ओपनली बोलती हूँ, ताकि क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ें सीख रही हूँ, आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो ज़रूरी है हमेशा इम्प्रूव। किसी को भी बहुत कुछ नहीं आता है, सभी यहाँ पे सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। देखिए, कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डैश चरणों का क्रम प्रतिपादित किया है। कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में, मतलब 4 साल से 16 साल के बच्चों में जो नैतिक तर्क की व्याख्या करते हैं उनको कितने चरणों का क्रम में प्रतिपादित किया है। अभी मैंने बताया ना कि 3 अवस्थाएं
और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण मतलब कि 6 चरण। तो यहाँ पे कितने आप लोगों के चरण होंगे? देखिए 4-4 ये ऑप्शन ही गलत हो गया है, ये मुझे पता है कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनका जो है सेकंड ऑप्शन जो है गलत सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 4-4 है, यहाँ से देखिए ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। और ये जो है आप लोगों के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, CTET पेपर 2 में जो है CDP के सेक्शन में पूछा गया है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और किस तरीके से आया है। और कई लोग जो है इस चीज़ को मतलब बहुत लाइटली ले लेते हैं, बस वो अवस्थाओं को पढ़ते रह जाते हैं, चरणों को ये चीज़ नहीं याद रखते कि चरण कितने हैं और अवस्थाएं कितनी हैं। कई लोग तो इसी में कंफ्यूज होते हैं, चरण बोल देंगे कि 3 चरण है, उसकी 6 अवस्थाएं हैं। तो इस सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप लोग क्लियर रहिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे और कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? अब जीन पियाजे की बात आ गई तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जिस तरह से जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास बच्चों में किस प्रकार से होता है उसके लिए अवस्थाएं बताएं, उसी प्रकार से कोहलबर्ग ने जो है बच्चों में नैतिक विकास किस प्रकार से होता है उसके लिए भी अवस्थाएं बताई। लेकिन दोनों में जो कॉमन बात है ना, वो ये कि दोनों की जो है जो अवस्थाएं हैं वो मध्य बाल काल तक है, ठीक है। ये मध्य बाल अवस्था तक के इनके चरण हैं, क्योंकि 4 अवस्थाओं में उन्होंने भी जो है क्या बताया है, लास्ट 11 से 15 वर्ष की अवस्था, और इन्होंने भी जो है 15 से 16 वर्ष की अवस्था बताई है। और दूसरी बात, इन जीन पियाजे भी बोलते हैं बच्चों में संज्ञानात्मक विकास जो है वो सार्वभौमिक है, और कोहलबर्ग ने भी यही बात कही है कि ये सार्वभौमिक है, नैतिकता का विकास हर एक अवस्था से बच्चे गुजरते हैं। लेकिन कोहलबर्ग ने एक बात और कही है कि कोई भी बच्चा मतलब बहुत कम लोग होते हैं कि जो इस अवस्था के तीसरे चरण में मतलब लास्ट 6ठे चरण तक पहुंच पाते हैं। मतलब तीसरी अवस्था तक जाने में या 5वें 6ठे चरण तक जाने में बहुत ही कम लोग बचते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग, जैसे महात्मा गांधी जैसे लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है तीसरे और चौथे चरण तक ही रह जाते हैं सीमित, और 5वें 6ठे चरण तक बहुत ही कम लोग जो है पहुँच पाते हैं। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने बताया इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जीन पियाजे की बात आई तो मैंने जो है क्लियर कर दिया, क्योंकि हम चीज़ें बेसिक से समझेंगे। क्योंकि आप लोगों को बता दूँ ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि जीन पियाजे और कोहलबर्ग ने में कॉमन क्या है, क्योंकि दोनों ने ही सार्वभौमिक बताया कि इन बच्चों का इस तरह से सिद्धांत होता है, मतलब विकास होगा ही होगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। दोनों ने बोला है सार्वभौमिक, दोनों ने बोला है कि बच्चों को अवस्थाओं से गुजर कर ही इनका विकास होता है, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे ये क्या हो, नैतिक विकास का सिद्धांत, अवस्थाओं से, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इनके में कॉमन था कि दोनों का जो है मध्य बाल काल अवस्था तक के चरण तक जो है दोनों ने ही रिसर्च किया है, ठीक है। तो दोनों के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास, देखो दोनों ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। दोनों के ही सिद्धांत में विकास के 8 तो है नहीं, एक में 4 है, एक में जो है 3 अवस्थाएं, 6 चरण हैं। दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्य अवस्था चरण तक सीमित हैं, बिल्कुल दोनों के ये इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं, लेकिन दोनों की अवस्थाएं तो अलग अलग है ना, एक में 3 अवस्था, एक में 4 अवस्था है, ठीक है। अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं, लेकिन दोनों में जो कॉमन बात है बराबर की, दोनों में ही दोनों में ही मध्य बाल काल तक मतलब 15 साल तक की अवस्था तक जो है इन्होंने सीमित किया है। मतलब इनका जो इन्होंने जो रिसर्च किया 15 से 16 साल तक के बच्चों को इन्होंने लिया, उन्होंने भी 15 साल के बच्चों तक का लिया है। तो मतलब कि बाल्य अवस्था तक के चरण को जो है इन्होंने कवर किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को बेसिक से बेसिक चीज़ें समझाने की। अगर नहीं समझ में आए तो कॉमेंट कीजिएगा, वही टॉपिक जो है दोबारा मैं आप लोगों को करवाऊँगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही पहली अवस्था देखते हैं, ठीक है। पहली अवस्था जो है रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन। रूढ़ि पूर्व अवस्था क्या बात करें, रूढ़ि पूर्व अवस्था बोले या प्री कन्वेंशनल स्टेज बोले या बोले क्या मतलब पूर्व परंपरागत अवस्था है। इसको एक और नाम हिंदी में दिया जाता है। हिंदी में ना बहुत सारे नाम है, याद रखिएगा। इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज है बस, पूर्व परंपरागत, ठीक है। पूर्व परंपरागत अवस्था या रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन या प्री कन्वेंशनल स्टेज, ये जो स्टेज है ये 4 से 10 वर्ष की स्टेज में है। इस वर्ष के बच्चों से जब उन्होंने प्रश्न किया, कोहलबर्ग ने नैतिकता पर आधारित जब प्रश्न किया हिंज की कहानी सुनाने के बाद, तो इस चरण में ये सबसे निचला चरण और सबसे निम्न चरण माना जाता है।
रूढ़ी पूर्व अवस्था सबसे निचला चरण और निम्न चरण। कई बार क्वेश्चन यही पूछ दिया गया है कि सबसे नैतिक विकास सिद्धांत नैतिकता के विकास के सिद्धांत में सबसे निचला चरण कौन सा है, सबसे निम्न चरण कौन सा है। तो याद होना चाहिए पूर्व परंपरागत अवस्था बोले या रूढ़ी पूर्व अवस्था बोले या प्री कन्वेंशनल स्टेज। और ये स्टेज 4 से 10 वर्ष की अवस्था तक होती है। ठीक है, ये चरण में बच्चा जो है क्या सही है और क्या गलत, इस पर जो है बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार पे डिपेंड करता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर बच्चे को इतना समझ इसके अंदर इस टाइम पर विकसित नहीं होता है कि वो जो है उस पर जो है तर्क वितर्क कर सके, उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ सही है, ठीक है, तो वो सही करेगा क्योंकि उसे जो है क्या मिलेगा, उपहार। अगर गलत है वो गलत नहीं करना है क्योंकि उसके बाद जो है उसे क्या मिलेगी, सजा। तो इस चरण में क्या सही है और क्या गलत, ये जो है बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी को जो है इन्होंने पहला चरण में क्या बोला, बाहरी सत्ता पर आधारित। बाहरी सत्ता पर आधारित मतलब बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार पर आधारित। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नैतिक सोच जो है बच्चे की सजा से बंधी हुई है। कहने का मतलब है चोरी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या बोलता है, चोरी करना है या नहीं, तो उसके बाद उसके सर क्या उसके दिमाग में क्या चलेगा, चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि चोरी करना बुरी बात है, मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है, बस इसके अलावा उसको नहीं पता कि चोरी किया क्यों किया, उसकी पत्नी को बचाना था क्यों नहीं, मतलब अगर नहीं करता तो वो मर जाती, ये सब दिमाग में उसके आएगा ही नहीं, इतनी समझ ही नहीं है उसके अंदर। तो ये नैतिक सोच जो है क्या उसने देखा, बस वर्ड एक पकड़ लिया, चोरी। चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे सजा मिलेगी। तो यहाँ पे जो है बाहरी सत्ता पर आधारित जो है पहला चरण और निम्न चरण है, जहाँ पे नैतिक सोच जो है बच्चा में सजा से बंधी हुई है। जैसे कि बच्चा यह मानता है कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, अगर नहीं मानेंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी ने बोला कि बड़ों ने कहा कि होमवर्क अपना कर लो, वो होमवर्क इसीलिए कर रहा है कि उसे जो है अगर होमवर्क नहीं करेगा तो उसे सजा मिलेगी। ठीक है, उससे पनिशमेंट मिलेगा। और अगर वो होमवर्क कर लेता है तो उसे हो सकता है कि उसे उपहार मिले, उसे चॉकलेट मिले, उसे कुछ गिफ्ट मिले। तो इस तरीके से जो है इस पर लागू होता है। तो यहाँ पे बच्चे की जो नैतिकता है किस पे आधारित है, सजा से बंधी हुई है, बाहरी सत्ता पर आधारित है। ये पहला चरण है। दूसरा चरण देखते हैं। हाँ, दूसरा चरण व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित चिंतन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक और नाम दिया जाता है इसे, ये लिख लीजिएगा, यांत्रिक सापेक्षिक। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल भी रही हूँ, सापेक्षिक अभिविन्यास। ठीक है, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। इसमें जो है इस चरण में जो है बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट से कुछ करता है। कहने का मतलब अपना हित के लिए, अगर उसके हित के लिए कुछ सही है तो वो गलत चीज़ भी वो करने को तैयार हो जाता है। तो व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित, वो दूसरे की मदद वहीं तक करेगा, मतलब अगर उसका हित वहाँ पे सही होगा तो दूसरे की मदद वहीं तक करेगा जहाँ से उसके लिए नुकसान ना हो। ठीक है, दूसरे की अगर मदद कर रहा है तो ये भी देखेगा कि उसके बाद जो है मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोगों को मैंने जो है इस स्टेज के बारे में नहीं, यहाँ पे मैं भूल गई थी क्योंकि ये 6 स्टेजेस जो है ना, ये 6 चरण जो है, एक मिनट, वेट देखिए, ये 6 चरण जो है इसी पे मैं बात करने वाली हूँ। पहला जैसे हमने बात कर लिया अवॉइडिंग पनिशमेंट, पहला जो है बाहरी सत्ता पर आधारित होता है, कोई भी काम इसलिए करता है क्योंकि उसे सजा न दी जाए। दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट, और फिर तीसरा जो है गुड बॉय एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, इस स्टेज तक पहुंचने में जो है बहुत ही कम लोग जो है यहाँ तक इस अवस्था तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, इसी को मैं जो है पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ये देखिए, कहाँ गया, हाँ, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास भी बोला जाता है, जिसमें कि बच्चा जो है व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं हिंज का क्वेश्चन लूँ तो उसका कहने का मतलब है कि अगर उसने चोरी किया तो ठीक है क्योंकि उसने जान बचाने के लिए किया। ठीक है, चोरी किया ठीक है क्योंकि उससे उसके वाइफ का जान बच जाएगा, लेकिन उसको जो है जो फार्मासिस्ट था ना जिसने दवा बनाई थी उसके लिए एक नोट छोड़ देना चाहिए था कि मैं आपके पैसे बाद में चुका दूंगा। यहाँ पे इसकी नैतिकता इस प्रकार की है। समझ में आ गया? तो मतलब व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हिस्सा नहीं, मतलब अपना भी हिस्सा सिद्ध हो, दूसरे को भी जो है वहीं तक उसको बताए। चोरी तो कर लिया उसने, अगर वो चाहता तो ये सामने से थोड़ा ना वो देने को तैयार ही नहीं था, तो इसीलिए बोलता है कि व्यक्ति केंद्रित है ये, कि उसका इंटरेस्ट है कि वो चोरी कर ले लेकिन उसके लिए नोट भी छोड़ दे जिससे कि उसे ये पता रहे कि उसे बाद में पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हित के अनुसार कार्य करने में कुछ भी गलत नहीं है। कहने का मतलब अगर चोरी कर लिया क्योंकि इससे जो है जान बच जाएगी, अगर वहाँ पे उसे कुछ भी चाहिए
चोरी से अगर उसको भूख लगी है तो खा ले, लेकिन बाद में जो है बता दे कि हाँ ऐसे मतलब मैं नहीं खाया था। पर हमें साथ में दूसरे के भी हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए, जिससे कि उसे बाद में जो है इन्फॉर्म कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे के हित साधने पर आधारित चिंतन होता है। अब इसी पे जो है क्वेश्चन भी है, जो कि लॉरेंस कॉलबर्ग के, ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जताते हैं। जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में कहने का मतलब है व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के, मतलब अपना ही सही हो और दूसरे का भी ज़्यादा नुकसान ना हो, दूसरे तक भी वो मतलब दूसरे के बारे में भी सोचता है। तो ये कौन सी अवस्था है? अनुपालन व दंड अभिविन्यास। अनुपालन और दंड अभिविन्यास कौन सी है? पहला चरण है। अच्छा लड़की अच्छा, ये तो अभी आपको मैंने पढ़ाया ही नहीं। कानून व्यवस्था अभिविन्यास, ये भी चरण नहीं पढ़ाया है अभी आपको। यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, ये वही चरण है जिसमें जो है बच्चा कहता है कि चोरी कर लेनी चाहिए जहाँ तक जो है उसके हित में हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है उसके दूसरों के हितों को भी समझना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे बोलता है ना, वो नोट छोड़ देना चाहिए जिससे उसे पता चल जाए कि उसे पैसे मिल जाएंगे। तो यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास यहाँ पे जो है ये डी ऑप्शन करेक्ट हो। तो याद रखिएगा जो ये मैंने आपको बताया, इसका यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास भी स्टेज बोला जाता है। ये कई बार जो है डायरेक्ट आपका स्टेज से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इससे जो है यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास दूसरा चरण है, इसको ये भी नाम दिया जाता है। बाहरी सत्ता पर आधारित, जो कि सजा पर, अवॉइडिंग पनिशमेंट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हाँ देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास है, ये छोटी की मात्रा होगी। अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षा अभिविन्यास का क्या विशेषता है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो आप लोग जो ये क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, खुद सोचकर और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी की मानवता के लिए मान्य हो, ये इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरों के अनुमोदन की भी बात नहीं हो रही है। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, ये तो कर ही नहीं रहे। यहाँ पे जो है यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास का जो चरण है, इसमें व्यक्ति जो है अपनी जरूरत को देखता है, अपनी जरूरत के अनुसार वो जो है सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी जरूरत है अपने हित के लिए, अगर चोरी सही है तो सही है। ठीक है, तो व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है ये अवस्था में काम होता है। तो पहला जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा चरण। अब यहाँ पे जो है मैंने 2 चरण आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, पहला स्टेज डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हम दूसरे स्टेज की बात करते हैं। दूसरा स्टेज क्या है? रूढ़िगत चिंतन अवस्था। 1 मिनट, देखिए, रूढ़िगत चिंतन अवस्था, जिसे कि कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है। और ये जो प्रश्न किया गया था 10 से 13 वर्ष के बच्चे, अब जो प्रश्न किया था इस एज के बच्चों ने क्या जवाब दिए थे, इसको भी 2 है चरणों में बांटा गया था। ठीक है, रूढ़िगत, इसीलिए जो है इसे कन्वेंशनल स्टेज बोला गया, परंपरागत अवस्था बोला गया, रूढ़िगत चिंतन अवस्था बोला गया। 10 से 13 वर्ष की स्टेज, ये स्टेज याद रखना। और 10 से 13 वर्ष के बच्चों से जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने जो है नैतिकता पर आधारित जो क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने किस प्रकार के जो आंसर दिया, उसको जो है लॉरेंस कॉलबर्ग ने भी 2 चरणों में बांटा। तो जो पहला चरण है, इसमें जो तीसरा चरण है, मतलब इनकी पहला चरण, दूसरे अवस्था का पहला चरण, मतलब कि देखा जाए तो इस तरह से तीसरा चरण, इसमें क्या बच्चे में देखता है कि अच्छा आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित चिंतन, अच्छी और आपसी व्यवहार। ठीक है, अच्छी और आपसी व्यवहार और संबंधों पर आधारित चिंतन पर था। इस चरण में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और बड़े लोग अपने माता पिता द्वारा जो निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को मानते हैं और इसके लिए जो है वो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना जो है पसंद करते हैं। मतलब वो किसी भी काम को क्यों करते हैं, उनका मेन फोकस होता है कि कोई उन्हें अच्छा बोलेगा या मतलब अच्छा काम करेंगे तो अच्छा बोलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके जो मदर फादर हैं, उनसे जो बड़े हैं, जो भी मानदंड मतलब कि बच्चों के लिए जो निर्धारित किए गए हैं, उनको जो है उसका वो पालन करें। तो ये क्या चरण, इसमें चरण में हो सकता है? लोगों से विश्वासघात न करें, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों के साथ जो है निष्पक्ष व्यवहार करें, झूठ ना बोले। तो इस प्रकार का जो है इस अवस्था में बताया गया है। तो इस अवस्था का मेन जो मोटो है अच्छी आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित, मतलब इस अवस्था में जो है बच्चा जो है गुड बॉय गुड गर्ल जो है बनने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये जो है तीसरा चरण था। चौथा चरण देख लेते हैं, उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। चौथा चरण क्या है? देखिए,
सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। अब ये चौथा जो चरण है इसमें कि समाज के प्रति क्या बच्चे के अंदर जो है चिंतन करता है, मतलब सामाजिक व्यवस्था को जो है बनाए रखना। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने पर जो है आधारित चिंतन है, मतलब कि समाज द्वारा जो मापदंड बनाए गए हैं उसको जो है मानना। ठीक है, इस चरण में लोगों के नैतिक विकास की जो अवस्था है सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होते हैं। ऐसे में जो है कोई भी बच्चा जो किशोर है वो सोचता है कि समाज में अच्छे से चले, इसके लिए जो उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को जो है मानना है। कहने का मतलब है कि कोई भी गलत काम नहीं करना है। अगर चोरी किया है तो चोरी नहीं करना है, क्योंकि ये जो है गलत है और मतलब कि इसका जो है और कोई तरीका ढूंढना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है इनका, क्योंकि अब कानून ये बना है अगर चोरी किया तो पकड़े जाएंगे, पुलिस लेकर जाएगी, तो समाज द्वारा जो है बनाए गए जो कानून है उसको मानना है। यहाँ पर जो है इस अवस्था में जो बच्चों ने ऐसा रिप्लाई किया। तो इस चरण में लोगों का जो नैतिक विकास की अवस्था है वो समाज को लेकर है कि समाज में जो भी समाज के आदेश है या उनके कानून है, न्याय है, ये सब जो है उसके कर्तव्य पर आधारित है। तो बच्चा जो है समाज में अच्छे से अगर रहना है तो समाज द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों को जो है हमें मानना पड़ेगा। तो ये जो है चौथी अवस्था में बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि चीज़ें जो आप लोगों को बेसिक से एकदम क्लियर करूँ, जिससे कि कैसे भी क्वेश्चंस पूछा जाए वो आपका गलत ना हो। इसके आगे का जो तीसरी अवस्था है उसके 2 चरण है वो हम कल करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जिसके बाद जो है आपको इसमें कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और मैंने कहा है कि आपसे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पूरा आप लोगों के साथ कवर करूंगी। बस आप सपोर्ट करते रहिए, डेफिनेटली यहाँ से आपको एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कंटेंट रेडी करने में जो है टाइम लगता है। आपको ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं आके बता सकती हूँ। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि चीज़ें ऑथेंटिक और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी, जिससे कि चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, कितना भी मेन आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ें कि कैसे भी क्वेश्चन आए वो आपका क्लियर हो जाए। ये नहीं कि सब कुछ एक साथ पढ़ लिया और जब क्वेश्चन करने बैठे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रही हूँ, इससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज कैसे भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बस याद रखिए कि अब जो अपकमिंग सीटेट है वो आप लोगों का निकल जाए, इस तरीके से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।